हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ईओआरओ की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट वीडियो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के ऊपर है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने इसमें नियम 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किए थे। आज नियम 6 से हम स्टार्ट करेंगे। शायद इसका एक वीडियो और आ सकता है कल, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कल लास्ट ये नियम 1974 कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, आपने जो पिछले वीडियो पर मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए आपका ढेर सारा आभार। और मैं कोशिश करूँगी कि और बेहतर आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँ, और क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैं लेकर आने वाली हूँ, जिससे ईओआरओ की जो अब तक मैंने वीडियोस बनाए हैं, जो आपको पढ़ाए हैं, उसकी तैयारी को और मजबूत किया जा सके। तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियम 6 है। नियम 5 हमने लास्ट क्या पढ़ा था, तो एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करवा देती हूँ। नियम 1 में मैंने आपको ऊपर बताया था कि नियम एक मतलब एक नाम और उसके प्रारंभ की तिथि। दो में क्या, 2 परिभाषाएँ, 3 परिभाषाएँ बताई थी मैंने उसमें। फिर नियम 3 के अंदर मैंने कहा था कि नियम 3 है, लेकिन आपको 2 बातें याद रखनी है। मतलब 2 बातें कौन सी, एक तो सामान का क्रय और उस सामान से कार्य का निष्पादन। ठीक है। फिर 4 में मैंने कहा था कि आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। 4 चीज़ों का मतलब क्या है? 4 चीज़ों का मतलब है कि 4 दिनांक मैंने बताई थी कि 4 प्रकार का मूल्य, और 4 प्रकार के मूल्य के लिए 4 प्रकार की समय सीमा बताई थी मैंने आपको। ठीक है। और 5 के अंदर मैंने बताया था कि 5 में पर्याप्त, 5 से पर्याप्त संख्या में निविदाएँ प्राप्त न होने पर नए सिरे से निविदाएँ आमंत्रित करना। तो नए सिरे से हमने निविदाएँ आमंत्रित कर दी 5 में। ठीक है। तो नियम 6 क्या कहता है कि निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया। निविदा से मैंने आपको बताया था, निविदा से मतलब होता है टेंडर, यानी कि किसी भी कार्य के लिए या सामग्री क्रय के लिए जो हम किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को टेंडर देते हैं, तो टेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, टेंडर प्राप्त जो किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से टेंडर प्राप्त किया जाता है। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है खुली निविदा, यानी कि ओपन टेंडर, यानी कि खुली निविदा जारी करना। यानी कि हम विज्ञापन के द्वारा एक खुला आमंत्रण देते हैं, किसके लिए? टेंडर के लिए। फिर सेकंड नंबर का है सीमित निविदा, यानी कि सीमित टेंडर। तो सीमित टेंडर कैसे होता है? सीमित पंजीकृत फर्मों, यानी कि जो फर्में कुछ ऐसी होती है जो राज्य सरकार में पहले से पंजीकृत होती है, उनको निविदाएं आमंत्रित करना क्या होता है? सीमित निविदा पंजीकृत। ठीक है। तो सीमित पंजीकृत फर्मों के द्वारा सीमित निविदा। फिर थर्ड है एकल फर्म से निविदा आमंत्रित करना, यानी कि कोई एक फर्म भी हो सकती है जिससे निविदा आमंत्रित की जा सकती है। लेकिन ये तीनों किस प्रकार कार्य करेगी? तो देखिए, खुली निविदा कब आमंत्रित की जाएगी? जब सामग्री जो होगी वो 5,000 रुपये से अधिक की हो। यानी कि इसमें सबके लिए क्या कर रखी है? राशि तय कर रखी है कि जब 5,000 से अधिक की सामग्री हो तो कैसी निविदा आमंत्रित की जाएगी? ओपन टेंडर, यानी कि खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी विज्ञापन के द्वारा। और अगर 10,000 से कम, देखिए अधिक नहीं है, क्या है, 10,000 से कम की सामग्री होती है, तो उसके लिए जो पंजीकृत फर्म होते हैं उनसे सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है, 10,000 से कम। और अगर 1,000 रुपये से अधिक, 1,000 से अधिक की सामग्री का क्रय करना है तो किसी एकल फर्म से भी निविदा आमंत्रित की जा सकती है। तो 5,000 से अधिक होने पर खुली निविदा, 1,000 से अधिक होने पर एकल फर्म, और 10,000 से कम होने पर सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। ठीक है। तो समझ में आ गई चीज़ कि 3 प्रकार से टेंडर हम आमंत्रित कर सकते हैं, खुली, सीमित और एकल। ठीक है। इसमें राशि 5, 10 से कम और फिर 1 से अधिक। ठीक है। इसमें एक नोट याद रखना है, किसी भी फर्म के आवेदन पर प्रतिभूति रकम के रूप में, यानी कि कोई एक, जब भी किसी फर्म का आवेदन होता है तो एक प्रतिभूति रकम जमा की जाती है, जिसे हम अमानत राशि भी कह सकते हैं। तो जो प्रतिभूति रकम जमा की जाती है वो 25 रुपये प्राप्त, मतलब जमा की जाती है। कितनी? 25 रुपये। ये आपको याद रखना है कि कोई भी फर्म अगर आवेदन करती है तो वो किससे? 25 रुपये जो राशि होती है वो जमा करके ही आवेदन करती है। तो ये 25 रुपये प्राप्त होने के बाद ही किसी भी निविदा पर विचार किया जाएगा। यानी कि कोई भी निविदा जब तक वो 25 रुपये की अमानत राशि जमा नहीं कराती तब तक उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है। फिर नियम 7 क्या कहता है कि 7 में हमने 7 छोड़ दिया। देखिए, 6 में तो आपको याद रखना है कि संख्या क्या है? 6
6 का आधा कर लीजिए 3, यानी कि 6 में आपको 3 चीज़ें याद रखनी। 6 में निविदा प्राप्त करना है, लेकिन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और 7 में याद करना है कि 7 में आपको साथ छोड़ देना है। ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना है या ऐसी फर्मों का साथ छोड़ देना है जो भ्रष्ट आचरण करे या फिर अनाचार करे। तो राज्य सरकार पंजीकृत, यानी कि जो भी पहले ही पंजीकृत फर्म या कोई व्यक्ति होते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड यानी कि काली सूची में डाल सकते हैं, यानी कि उनको ब्लैक लिस्टेड कर सकती है जो भ्रष्ट आचरण करते हो या फिर अनाचार करते हो। ठीक है। उसके बाद में है, अगर ब्लैक लिस्टेड जो फर्म होती है, अगर एक बार उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया तो फिर वो निविदा में भाग नहीं ले सकती है। बहुत ईजी था। साथ में आपको साथ छोड़ देना है ऐसी फर्मों और व्यक्तियों का जो भ्रष्ट आचरण या अनाचार करती हो। ठीक है। अनाचार का मतलब है कि अगर वो घटिया किस्म की या बेड क्वालिटी की अगर कोई सामग्री देती है तो वो अनाचार के अंदर आता है। ठीक है। फिर नियम 8 में क्या आएगा कि क्रय अधिकारी या निरीक्षण अधिकारी किसी भी कोई सामग्री का क्रय करते हैं तो उसकी जो नमूने होते हैं ना, जिसके उनके नमूनों की जांच के लिए एक व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होता है क्रय अधिकारी, वो क्या करता है? नमूनों की जांच करता है। अगर वो खुद उपस्थित नहीं है, खुद नहीं कर रहा है, तो उसके लिए किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? अधिकारी, किसी निरीक्षण अधिकारी को क्या कर सकता है? वो नियुक्त, इस हेतु नियुक्त कर सकता है। तो क्रय अधिकारी स्वयं या फिर किसी निरीक्षण अधिकारी को किसी सामग्री के नमूनों की जांच हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार, यानी कि क्रय अधिकारी या तो स्वयं अगर जांच करता है तो, या फिर वो जिस व्यक्ति को अधिकृत करता है इसके नमूनों की जांच करने के लिए, वो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है। तो 8 में क्या करना है? 8 में आपको जांच करनी है नमूनों की। किसकी जांच करनी है? नमूनों की जांच करनी है। ठीक है। कम से कम 10% नमूनों की जाँच तो करनी ही पड़ेगी। इसमें दी हुई लिमिट की कितनी? किसी भी सामग्री के कम से कम 10% नमूनों की जांच करनी होगी और वो निर्णय मतलब उस नमूने मतलब वो सामग्री सही है या गलत है या फिर उसकी क्वालिटी कम है, जैसी भी है उसका निर्णय आपको 7 दिन के अंदर देना होगा। ठीक है। साथ में हमने साथ छोड़ा। ठीक है। जो गलत क्वालिटी की चीज़ें दे रहा था या भ्रष्ट आचरण कर रहा था, और कैसे साथ छोड़ा? क्योंकि हमने उस सामग्री का क्या किया? निरीक्षण किया, यानी कि उसकी जाँच की नमूनों की। तो 8 में क्या आ जाएगी? उसकी जाँच। ठीक है। फिर 9 के अंदर आता है कि निविदा प्रारूपों के प्रभार निम्नानुसार होंगे। निविदा प्रारूपों के प्रभार निम्नानुसार होंगे मतलब क्या है कि जो निविदा, जो टेंडर हम खोलते हैं, जो भी टेंडर सरकार खोलती है, उसके जो फॉर्मेट होते हैं उस पर कुछ चार्ज लगाया जाता है। जो भी टेंडर खुलते हैं उसके जो फॉर्मेट होते हैं उस पर कुछ चार्ज लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है कि मान लीजिए कोई टेंडर है वो 10,000 तक का है। कितना? 10,000 तक का है, तो उस पर 20 रुपये का चार्ज लगाया जाता है। कितना? 20 रुपये का। तो 10,000 तक के टेंडर पर 20 रुपये का, 10 से 1 लाख तक के पर 50 रुपये का, 1 से 5 लाख तक के 100 रुपये का, 5 से 1 करोड़ के 200 रुपये, और 1 करोड़ से अधिक कोई है तो 500 रुपये। तो आपको ये चीज़ याद करनी होगी कि मान लीजिए कोई 10,000 तक का है तो उस पर 20 रुपये, तो 10 पर 20, फिर 10 से 1 लाख के बीच में 50, फिर उसका डबल कर देंगे, 1 से 5 लाख होने पर 100 रुपये, 5 से 1 करोड़ होने पर 200 रुपये, और 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो कम से कम 500 रुपये उस पर चार्ज लगेगा। ठीक है। तो 9 पर क्या है? 9 चार्ज आपके क्या है? 9 चार्ज, यानी कि आप पर क्या लगेगा? फॉर्मेट पे चार्ज लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नियम 10। नियम 10 क्या कहता है कि लोक निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करना। देखिए, इसको आप इससे लिंक करके पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको नियम 4 पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको ये सेम 4 प्रकार की सीमाएं बताई थी, लेकिन वो 4 वाला जो था वो तो था निविदाएं आमंत्रित करने हेतु, मतलब कोई भी टेंडर आमंत्रित करने के लिए समय सीमा थी। ये क्या है? ये लोक निर्माण में कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा है। किसमें? लोक निर्माण के कार्य में। ठीक है। वो तो हमने क्या देखा था? सामान के क्रय के लिए, यानी कि कोई सामग्री है उसको खरीदने के लिए जो टेंडर जारी किया जाता है उसके लिए उसकी सामग्री का मूल्य और उसकी समय सीमा थी। लेकिन ये लोक निर्माण वो सामान था, यहाँ पर कार्य है। मैंने 3 के अंदर आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो क्रय और दूसरी कार्य। ठीक है। तो क्रय के लिए जो था वो तो 4 में आ गया था, क्रय के लिए जो समय सीमा थी वो 4 में, और जो कार्य निष्पादन यानी कि लोक निर्माण के कार्य हेतु जो निविदाएं आमंत्रित करनी है वो 10 के अंदर आएगी। ये दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लोक निर्माण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा क्या होगी? तो समय सीमा सेम है। उसमें भी ये था कि 1 लाख तक के कार्य, उसमें था 1 लाख तक की सामग्री के लिए 7 दिन और 1 से 10 लाख की सामग्री के लिए 10 दिन। तो ऐसे इसमें क्या है? 1 से 1 लाख तक के कार्य के लिए 7 दिन,
1 से 10 लाख तक के कार्य के लिए 10 दिन, फिर 1 लाख से 1 करोड़ के कार्य के लिए 15 दिन और 1 करोड़ से अधिक के लिए 30 दिन। मैंने आपको याद करवाया था, 1 में 7 याद रखना है, 1 के अंदर 7 याद रखना है, फिर 1 से 10 में लास्ट 10 याद रखना है, फिर 10 से 1 के बीच में 15 याद रखना है। 10 में 1 नहीं, 10 में 1 मतलब 15 जोड़ना है, 5 जोड़ना है तो 15, और फिर उसका डबल कर देना है 30 दिन। 1 करोड़ से ऊपर होते ही 30 दिन, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम 11। नियम 11 में क्या है कि 2000 रुपये से अधिक की लागत की कोई भी सामग्री है या कोई कार्य है, यहाँ पर हम कार्य की बात कर रहे हैं, तो कोई कार्य है 2000 से अधिक की लागत के कार्यों को क्रय अधिकारी जो सामान खरीदता है, क्रय अधिकारी पंजीकृत ठेकेदारों से, किसी भी फर्म से या किसी भी व्यक्ति से जो हम कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करके ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिससे हम PWD कहते हैं शॉर्ट में, वो उसकी प्रचलित दरों यानी कि उसके प्रचलित दर को क्या कहते हैं, BSR दरों के ऊपर निष्पादित करेंगे। यानी कि 2000, इसको शॉर्ट में समझिए कि 2000 से अधिक का कोई भी कार्य होता है तो क्रय अधिकारी क्या करता है, PWD की जो प्रचलित दर होती है जिसे हम BSR कहते हैं, BSR दरों के ऊपर उस कार्य को क्या करेंगे, निष्पादित करेंगे। अब इसमें 3 नोट याद रखने हैं आपको। ये क्या है, नोट है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए 20,000, क्योंकि इसमें आ सकता है क्वेश्चन कि 20,000 तक के कार्यों का प्रकाशन कहाँ किया जाता है, या फिर 20 से 10 लाख तक के कार्यों का प्रकाशन कहाँ किया जाता है। तो ये जो क्रय अधिकारी 2000 से अधिक की लागत के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को 3 कैटेगरी में बांटता है और उनका प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाता है। तो 20,000 तक के जो कार्य होते हैं उनका प्रकाशन स्थानीय समाचार में करवाता है। 20,000 छोटी रकम है तो आपको याद रखना है 20,000 तक के छोटे मोटे कार्य है वो स्थानीय समाचार पत्र में जो, और ये तीनों समाचार पत्र क्या होने चाहिए, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। किसके द्वारा, राज्य सरकार से, राज्य सरकार से अनुमोदित होने चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, किससे, राज्य सरकार से अनुमोदित होने चाहिए। तो 20,000 तक की छोटी राशि के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में, 20 से 10 लाख तक के, देखिए अब रेट बढ़ गई तो 20 से 10 लाख तक के हैं तो हम राज्य स्तर पर ले जाएंगे। सिर्फ लाखों में, अगर लाखों में काम हो रहा है यानी कि 20,000 से 10 लाख तक के काम हो रहा है तो राज्य स्तर पर, और 10 लाख से ऊपर जाते ही राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर दोनों प्रकार के समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करवाएगा कौन, क्रय अधिकारी। कौन करवाएगा, क्रय अधिकारी करवाएगा, ठीक है। और 20 लाख से अधिक के राज्य और राज्य, मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि 10 लाख से अधिक के जो कार्य होते हैं उनको किस प्रकार के समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जाएगा। वो ऑप्शन में दे सकता है स्थानीय, राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय दोनों, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियम 12। नियम 12 क्या कहता है कि निविदा नोटिस में बताई गई अमानत राशि जमा नहीं करवाने पर, निविदा नोटिस के अंदर जो अमानत राशि मैंने आपको पहले बताई थी, उस नोटिस में बताई गई जो अमानत राशि है अगर वो जमा नहीं करवाई जाती है तो उस निविदा पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। मैंने कहा अगर कोई भी निविदा अगर आपको पेश करनी है, कोई भी निविदा आमंत्रित करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई राशि तो आपको जमा करवानी पड़ेगी। यानी कि टेंडर पास करवाने के लिए आपको एक छोटी सी फिक्स जो भी राशि उस टेंडर के लिए फिक्स की गई है उसको आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर वो राशि आपने जमा नहीं करवाई है तो आपकी जो निविदा है, आपका जो टेंडर है उस पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो 12 में देखिए हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए क्या है, सब बराबर है, यानी कि सबके लिए फिक्स राशि कर रखी है हमने और वो सब बराबर है हमारे लिए। जो राशि जमा करवाएगा उसी की निविदा पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो हमारे लिए सब बराबर है, तो बराबर राशि हमने सबके लिए तय कर रखी है। जो भी उस राशि को भर के निविदा आमंत्रित करेगा उसी पर ही हम विचार करेंगे, ठीक है। फिर नियम 13 क्या कहती है कि किसी भी सामग्री को स्वीकृति देने से पूर्व उसका निरीक्षण और परीक्षण करना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी सामग्री है उसको स्वीकृति देने से पहले उसका निरीक्षण और परीक्षण, सामान्य सी बात है कि 13 से याद रखना है आपको कि 13 है। 13 मतलब कि कोई भी सामग्री है, मान लीजिए हम बाजार से कोई भी चीज़ लाते हैं तो आप ऐसे ले आते हैं क्या, उसको चेक तो करते हैं ना। खाने की चीज़ें तो चक्कर चेक करते हैं, कोई दूसरी चीज़ है तो उसको ठोक पीट के चेक करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है आप उसका निरीक्षण और परीक्षण करके ही लेकर आते हैं। तो सेम चीज़ कह रहा है कि किसी भी सामग्री को स्वीकृति देने से पहले, कोई सामग्री खरीदी है तो उसकी क्वालिटी और उसकी
उसकी चीज़ें विशेषताएं चेक करने के बाद ही उसका क्या निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ही उसको क्या देनी है, स्वीकृति देनी है। और उसके लिए जो पैमाने तय करता है वो कौन करता है, राज्य सरकार तय करती है कि उसे जो सामग्री है उसके क्या पैमाने होने चाहिए, उसके आधार पर परखने के बाद ही उसको स्वीकृति दी जाती है। तो 13 मतलब कि 13 सामान है, तो 13 सामान का निरीक्षण और परीक्षण करके ही हमें स्वीकृति देनी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था और एक बार हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। मैंने आपको याद करवाया था 6 में 3 प्रकार की निविदाएं प्राप्त करनी है। 7 में हमने साथ छोड़ दिया, भ्रष्ट आचरण किया और अनाचार किया तो हमने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। 8 के अंदर हमने 8 में क्या करनी है, नमूनों की जांच करनी है। 9 में नो चार्ज मतलब कि टेंडर के लिए एक फ़िक्स फॉर्मेट पर एक फ़िक्स चार्ज लिया जाता है। ठीक है, 10 में मैंने बताया कि 10 में समय सीमा है, 10 बस अब तुम्हारा समय हो गया, यानी कि फिक्स कार्य के लिए कि ये कार्य है वो फिक्स सीमा के लिए, ये कार्य 7 दिन में पूरा होना है तो 7 दिन में, 10 दिन में होना है तो 10 दिन में, तो 10 यानी कि बस हर चीज़ की एक समय सीमा है, हर कार्य की एक समय सीमा है। 11 में है कि जो PWD है वो BSR रेट पर क्या करेगी, कार्यों का निष्पादन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, 12 में है मैंने कहा बराबर रखना है, सबको क्या रखना है, बराबर रखना है, सबके लिए एक अमानत राशि तय की गई, जो अमानत राशि भरेगा उसको टेंडर और जो नहीं भरेगा उसको टेंडर नहीं। ठीक है, 13 में तेरी सामग्री है तो उसका अच्छे से निरीक्षण और परीक्षण कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको ले लेना। ठीक है, थैंक यू।